अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम खटक। डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक। आज का मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 23, क्रोमोसोमल एंड थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पे आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि जेनेटिक्स में कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। अब जी ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं जीन के जरिए। ये मेंडल का कंसेप्ट था। याद रहे स्टूडेंट के मेंडल ने जीन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया था, फैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया था। लेकिन चूंकि अब तो हम जीन से वाकिफ है, फैक्टर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि हम फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ये सर ये व्हाट इज फैक्टर या डिटरमाइनर। तो उस वक्त मेंडल ने, चूंकि जेनेटिक्स का फादर जो है वो तो मेंडल ही था, तो उसने ये बात कही थी कि ये कैरेक्टर जो है ना, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जीन के जरिए ट्रांसफर होती है, ठीक है। एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो उस हवाले से इस बाबत से हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। तो जी अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी क्या है कि यही जीन जो मेंडल के मुताबिक कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा था जीन के जरिए, तो यही क्रोमोसोमल थ्योरी, बस इसका ये बात है कि ये जो कैरेक्टर जो पेरेंट से वालिदैन से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, यही बात अगर हम इसको इस तरह अंदाज से करें कि ये कैरेक्टर का जो कैरियर है वो क्या है, वो क्रोमोसोम भी है। यही बात क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमें एक जर्मन साइंटिस्ट बोवेरी और अमेरिकन साइंटिस्ट सूटान ने समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो 1902 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिसको बोवेरी कहा जाता है और एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसको सूटान कहा जाता है, उसने एक थ्योरी प्रपोज की इस हवाले से कि जिस तरह मेंडल कहता है कि कैरेक्टर जीन के जरिए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, बिल्कुल इसी तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जीन का कैरियर जो है वो क्रोमोसोम है। क्लियर? एक्चुअली 1875 में आपको ये बात इससे पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि क्रोमोसोम को जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम सेल डिवीजन में स्टडी करेंगे। अब आपको डियर स्टूडेंट ये भी पता है कि सेल डिवीजन दो किस्म का होता है, एक माइटोसिस जिसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं, और एक मियासिस जिसमें हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। ख्वा डिप्लॉइड हो ख्वा हेप्लॉइड हो, इन दोनों में हम बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम को आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज क्रोमोसोम को हम किसी दूसरे प्रोसेस में स्टडी नहीं कर सकते। तो इस बिना पर 1875 में इंडिविजुअली माइटोसिस के अंदर बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी किया, और फिर 1890 में मियासिस के अंदर क्रोमोसोम को स्टडी किया। इसके बाद ये दोनों साइंटिस्ट 1902 में जर्मन बायोलॉजिस्ट बोवेरी और सूटान अमेरिकन साइंटिस्ट ने मुश्तरक तौर पर एक थ्योरी प्रपोज की पैरेलल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम और जीन के हवाले से। उस थ्योरी को कहा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी का बुनियादी लबे-लुबाब ये है कि क्रोमोसोम इज ए कैरियर ऑफ जीन टू गेट कैरेक्टर ट्रांसमिट इन द ऑर्गेनिज्म।
क्लियर? यानी क्रोमोसोम जीनियर का कैरियर है और इसी तरह जीन कैरेक्टर का कैरियर है। यही थ्योरी, यही बात हमें समझानी जा रही है। यानी क्रोमोसोम और जीन का पैरेलल बिहेवियर हमें क्रोमोसोमल थ्योरी समझा रही है। तो इस थ्योरी के बुनियादी तौर पर 4-5 नुकात थे। पहला नुक्ता क्या था कि भाई क्रोमोसोम और जीन के दरमियान जो सिमिलरिटी है, जो एक जैसे प्रॉपर्टी है, एक्चुअली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उस पे जोर दे रही है। तो जी हमें इससे पहले पता है कि एक होता है जीन, मिसाल के तौर पर ये जीन है, अब देखो आपको पेयर की सूरत में नजर आ रहा है। इसी तरह एक होता है क्रोमोसोम, ये भी आपको एक पेयर की सूरत में नजर आएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर की सूरत में। तो सबसे पहली सिमिलरिटी इस थ्योरी का, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड जीन अकर इन पेयर। ठीक है, तो अब देखो ये जीन की शक्ल पेयर की शक्ल में है, तो एक पॉइंट हो गया। क्लियर? अब जी दूसरा पॉइंट हमारे साथ क्या हो गया? दूसरा पॉइंट हमारे साथ ये हो गया कि भाई जब भी F1 जनरेशन बनेगा या मियासिस का प्रोसेस होगा, ख्वाह वो होमोलोगस क्रोमोसोम हो ये या जीन एलील की सूरत में हो, इस तरह मिसाल के तौर पर ये सिचुएशन आ जाए, तो अब F1 में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ जीन होगी। इसी तरह क्रोमोसोम में मियासिस के प्रोसेस में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगी। यही दूसरा पॉइंट है। तो इसको हम किस तरह कहेंगे कि बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड जीन पेयर आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियासिस या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गीमीट्स फॉर्मेशन, ठीक है ना, या ड्यूरिंग F1 जनरेशन। तो ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरी सिमिलरिटी है कि दोनों इसी तरह होते हैं, जीन भी इस तरह सेपरेट होते हैं और क्रोमोसोम भी इस तरह सेपरेट होते हैं। तो ये दूसरी पॉइंट, ठीक है। अब जी तीसरी पॉइंट क्या है? अब ये जो सेपरेशन है F1 जनरेशन में इसका या मियासिस में क्रोमोसोम का पेयर का, होमोलोगस का, ये सेपरेशन क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। ये सेपरेशन आजादाना होगा, यानी ये फिक्स नहीं है कि F1 जनरेशन में ये जीन आएगा या ये आएगा, इसी तरह इस जोड़े में, इस पेयर में ये आएगा या ये आएगा, ये फिक्स नहीं है। तो तीसरा पॉइंट हमारे साथ क्या है कि बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड पेयर ऑफ जीन फॉलो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीसरा पॉइंट हो गया। बात को समझ रहे हो ना जी? चौथा पॉइंट, जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना, यानी जब एक पेरेंट में एक मेल से गीमीट्स आएगा और दूसरा फीमेल से आएगा, अब जी जायगोट बनने जा रहा है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन both the homologous chromosome या both the pair of gene restore in zygote। अब जायगोट में ये फिर रिस्टोर होगी and having all possible combination, मुख्तलिफ किस्म के पॉसिबल, इसमें टाल भी नजर आएंगे, इसमें ड्वार्फ भी नजर आएंगे, इसमें जी हाइब्रिड भी नजर आएंगे जो न टाल हो न ड्वार्फ हो। तो इस तरह का मतलब है कि F2 में यही क्रोमोसोम जो सेपरेट हुए थे इंडिपेंडेंटली वही पर रिस्टोर होंगे, ठीक है ना। तो ये चौथा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का पॉइंट था। पहला कि भाई दोनों पेयर में होंगे जीन और क्रोमोसोम, दूसरा दोनों जी सेपरेशन जब जैसे F1 या मियासिस के प्रोसेस में ये दोनों सेपरेट होंगे, तीसरा ये सेपरेशन इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब है कि फॉलो मेंडल लॉ। चौथा, ये जैसी ही फर्टिलाइजेशन में ये फिर ये सारे जीन पेयर, ये सारे क्रोमोसोम जो सेपरेट हुई थे एक दूसरे से, ये फिर रिस्टोर होंगे जायगोट में। तो इसका क्या मतलब है? ये चार। अब ये इस पर एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है ना। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर ने 1902 में इस क्रोमोसोमल थ्योरी पर अपने अपने अंदाज से बात की है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन इस पे आए हैं,
लेकिन एक ऑब्जेक्शन जिसमें काफी ज्यादा वजन था, जिसकी वजह से अमेरिकन साइंटिस्ट सूटान और जर्मन साइंटिस्ट बोवेरी कंफ्यूज हो गए, जवाब देने से कासिर रहे। ठीक है ना। तो जी वो क्या था, वो ये था कि अगर जी आप कह रहे हैं कि जीन और क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट वो क्या हो रहे हैं, एसार्ट हो रहे हैं, यानी सेपरेट हो रहे हैं। तो चूंकि क्रोमोसोम का ह्यूमन की बीइंग केस में क्या है, कितने हैं 46, 23 पेयर है, जबकि जीन कितने हैं 40,000, यानी जीन बहुत ज्यादा है तादाद में, अब क्रोमोसोम बहुत कम है तादाद में। तो जी अब अगर आप कहते हो कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट दोनों कर रहे हैं, तो ये किस तरह पॉसिबल है कि एक क्रोमोसोम की तादाद 46 है और जीन की तादाद, नंबर ऑफ जीन 40,000 है। तो ये फिर किस तरह पॉसिबल है कि आप कह रहे हो कि ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कर रहे हैं। तो फिर तो मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अब एक पेयर, अब जीन एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अगर मिसाल बिलफर्ज तकदीर क्या हो रहा है, आजादाना सेपरेट हो रहा है, तो 23 पेयर के बाद 24 पेयर तो क्रोमोसोम है ही नहीं है ह्यूमन बीइंग के केस में, तो वहां पर तो क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असार्टमेंट रुक जाएगी और जीन फिर क्या किस तरह आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा यूनिक पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट था, जिसको फ्लाई ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाई ऑफ मेन जेनेटिक्स, ठीक है ना, जिसको टी.एच. मॉर्गन कहते हैं, टी.एच. मॉर्गन, ठीक है ना, टी.एच. मॉर्गन जेनेटिक्स की दुनिया में इसको फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। 1910 में एक साइंटिस्ट जिसको टी.एच. मॉर्गन कहते हैं, मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि मॉर्गन का जीन और क्रोमोसोम पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, इसलिए इसको कहा जाता है फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जीन, इसने एक फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, शहद की मक्खी, जिसको कहते हैं ड्रासोफिला मेलेनोगास्टर, ड्रासोफिला मेलेनोगास्टर जिसका साइंसी नाम है। जिस तरह मेंडल ने प्लांट पे काम किया था, टी.एच. मॉर्गन ने एनिमल पर इसको साबित करके बड़ा खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन विद वेरी सॉरी टू से कि वो आपके डियर स्टूडेंट सेकेंड ईयर के कोर्स में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज इनहेरिटेंस आपके कोर्स में नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं कि भाई ये सर क्या है, तो फिर इंशाल्लाह इस पर आप कमेंट्स में लाजमी तौर पर कमेंट्स करेंगे, तो आपको कमेंट्स की बुनियाद पर जितनी ज्यादा कमेंट्स होंगी, जितनी ज्यादा डिमांड होंगी, फिर मैं वो आपके लिए बताऊंगा। ठीक है ना। तो उस टी.एच. मॉर्गन जिसको फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स को फ्रूट फ्लाई की वजह से, चूंकि इसने बहुत ज्यादा इस पे काम किया था, जिसका साइंसी नाम था ड्रासोफिला मेलेनोगास्टर। फ्रूट फ्लाई इसको क्यों कहा जाता है, ये दो फ्रूट हमारे साथ होते हैं, एक बनाना और दूसरा मैंगो। इसमें एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन एक्सन, ठीक है ना। ये एक्सन हार्मोन एक किस्म का यीस्ट बनाती है, यूनिसेलुलर फंजाई, जो वाहिद यूनिसेलुलर, ये इसको क्या करता है, ये इसकी फेवरेट फूड है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्रूट फ्लाई। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, बहरहाल अब आगे ये बात भी बनती है कि मेंडल मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिस तरह हम मेंडल के हवाले से कहते थे कि उसने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, तो मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को क्यों सेलेक्ट किया, ये भी एक बात बनती है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको टिप्स देता हूँ, क्योंकि ये तो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक दो बातें बता देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर वीडियो खत्म करता हूँ। फ्रूट फ्लाई में एक ये है कि उसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 वीक है, यानी जनरेशन टाइम क्या है, कम है, एक सिलेक्शन की। दूसरा, इसकी जो सिंथेटिक, जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक जो लेब है, उसमें अगर आप एक तरफ एक यीस्ट पंजाई रखेंगे और एक तरफ फ्रूट फ्लाई रखेंगे, तो जल्दी जल्दी ये ग्रो होगी। ठीक है ना,
ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आपको पता है कि 8 है, ठीक है ना, तो 4 डिफरेंट पेयर है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी मालूम होती है, यानी क्रोमोसोम की तादाद भी काफी तादाद में है, ये भी एक कैरेक्टर है। चौथा, इसमें मेल और फीमेल का आसानी के साथ हम उसको पहचान सकते हैं, यानी मेल का साइज छोटा होगा और फीमेल का साइज बड़ा होगा। अब ये अलग क्वेश्चन है कि मेल का साइज क्यों छोटा है, स्मॉलर है, फीमेल का क्यों लार्ज है, क्योंकि फीमेल में अंडे होते हैं और इसलिए। और एक पांचवा रीजन कि एक मरतबा फर्टिलाइजेशन से ये 100 ऑफस्प्रिंग देते हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा स्टडी का मौका मिलता है। तो ये कुछ वो रीजन थे जिसकी वजह से टीएच मॉर्गन ने इसी पर काम किया था। और ये ऑलमोस्ट, तो बहरहाल टीएच मॉर्गन ने अपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे जो एक एतराज था, जो क्रिटिसिज्म था, उसको अपने एक एक्सपेरिमेंटल के जरिए साबित करने वाले कि भाई थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज इनहेरिटेंस, ठीक है ना, या लिंकेज इनहेरिटेंस, कि भाई चूंकि हर क्रोमोसोम में जीन इकट्ठा ग्रुपों की शक्ल में होते हैं, तो इसलिए आप ये न समझे कि वन पेयर क्रोमोसोम नहीं, बल्कि एक पेयर क्रोमोसोम में हजारों की तादाद में जीन होते हैं, यानी जीन एक दूसरे के साथ लिंकेज होते हैं। तो इस जब जीन लिंकेज का प्रोसेस ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज आप लाजमी तौर पर कमेंट्स में भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक, इंशाल्लाह उसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपके लिए कॉपी कर दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। तो उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ फिर ही हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी तौर पर अपने सर को कमेंट्स बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर 0313 9504 362 पर लाजमी तौर पर कॉल करें इंशाल्लाह, या मैसेज करें, आपको रिप्लाई दूंगा। खुदा हाफिज़।